आप लोगों का स्वागत है हमारे सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट क्लास जो है इससे पहले हमने डिस्कस किया है। आज हम उसी के अंतर्गत जो चैप्टर का बचा हुआ शेष पार्ट है उसका डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख ले। सैंधव स्थलों से प्राप्त जो अवशेष एवं वस्तु प्राप्त हुआ उसके विषय में जानते हैं। प्राप्त अवशेष एवं वस्तुओं में कौन कौन वस्तु प्राप्त हुआ है, किस स्थान से कौन वस्तु प्राप्त हुआ है उसके विषय में जानते हैं। हड़प्पा से कब्रिस्तान, R37, सावधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, उर्वरता की देवी उसे कहा जाता था, गेहूं, जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना इत्यादि जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ, हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। बृहत स्नानागार, मार्त देवी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आपको पूछ चुका कि कांस्य की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। राज मुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा। देखिए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, बिहार का जो एग्ज़ाम लिया था बिहार पुलिस का, वहाँ से सूती कपड़ा के विषय में क्वेश्चन पूछा था, जो मैक्सिमम बहुत सारा ऐसा बुक था जैसे लुसेंट हो, क्राउन बुक हो, वहाँ नहीं देखने को मिला था, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो सूती का कपड़ा के विषय में क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा था। हाथी का कपाल का खंड, गीली मिट्टी के दाएं दिए के साक्ष्य जो है, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष तथा मिट्टी का जो तराजू है। यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुका है। मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चहुंदरों से क्या क्या मिला है ये जान लीजिए। अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटा, वक्राकार ऐसा ईंटा जो राउंड हो, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी और मनके इत्यादि जो है चहुंदरों से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या क्या मिला है। आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से। ये आपको एग्ज़ाम में जैसे कि यूपीपीएससी के एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या एसआई हो, ये सब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक है, कांच व मिट्टी के चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ जो हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल से क्या क्या मिला है। बंदरगाह, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ गया। ये भी एग्जाम आपको, ये भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, धान और बंदरगाह के बारे में, कि बंदरगाह कहाँ से प्राप्त, बंदरगाह कहाँ मिला है, तो लोथल में। यह बंदरगाह कहाँ हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो ये लोथल में हुआ करता था। बाजरे का साक्ष्य, ये भी क्वेश्चन पूछा है। फारस की मोहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता और छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा सुरकोटदा। घोड़े के अस्थियाँ एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह जो है सुरकोटदा से प्राप्त हुआ। बनावली से क्या मिला है। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौना, हल का एक आकृति हुआ करता था कुछ इस ढंग से। ठीक है, तो हल की आकृति वाले मिट्टी का खिलौना, जौ और तांबे के वनाग्र आदि जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम जान लेते हैं कि किस स्थल का खोज कौन किया है और कब किया है, तो इसके विषय में हम आज अब जान लेते हैं।
हड़प्पा नामक सभ्यता का जो है ये किस रावी नदी के साइड में पड़ता है, किस नदी के किनारे है? तो कभी कभी नदी से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था और इसका खोज जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में किया गया है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिला में अभी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है और इसका खोज जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। 1922 ईस्वी, नोट में ये देना भूल गए हैं। तो 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया है और यहाँ याद रखें कि राखाल दयाराम साहनी जो है और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसको खोजा गया था और ये मुख्यतः 1921 माना जाता है। और 1922 में मोहनजोदड़ो को खोज किया गया था और जो सिंधु नदी किनारे है और अभी जो है प्रेजेंट कंडीशन वो सिंध प्रांत के लड़काना जिला जो है पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पड़ता है। चलिए आ जाइए चहुंदरो। चहुंदरो के विषय में आप जान लीजिए। चहुंदरो का खोज जो है अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। यह सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत अभी जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पड़ता है और इसका खोज जो है 1931 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए कालीबंगा के विषय में जान लीजिए। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बी के थापर के द्वारा इसका खोज किया गया था और ये जो है एक बार इसका खोज जो है 1953 में किया गया और फिर उसको 1960 में इसको खोजा गया और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। ठीक है, चलिए कोटदीजी। एक मिनट, कोटदीजी जो सिंधु नदी किनारे है, इसका खोज जो है फजल अहमद खां के द्वारा किया गया है। फजल अहमद खां, और इसका खोज भी है एक बार 1935 में किया गया, फिर 1955 में किया गया। ठीक है, और ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत में अभी पड़ता है। चलिए रंगपुर के विषय में जान लीजिए। रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे है और R.S. राव के द्वारा इसको खोजा गया है और ये 1954 में R.S. राव के द्वारा खोजा गया है और गुजरात का अहमदाबाद जिला में ये अभी प्रेजेंट कंडीशन में है। रोपर के विषय में जान लीजिए। रोपर जो है वो सतलज नदी के किनारे है और ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1955 ईस्वी में खोजा गया और पंजाब का रोपर जिला में अभी ये पड़ता है। लोथल के विषय में जान लीजिए। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। S.R. राव के द्वारा इसको खोजा गया है 1955 में और प्लस 62 भी याद रखें। 1955 और 62 में खोजा गया और गुजरात के अहमदाबाद जिला में ये प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है और खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में इसको खोजा गया है और उत्तर प्रदेश का जिला जो है, एक मिनट, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में ये पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए सुतका गेन डोड के बारे में जानते हैं। ये जो है दासक नदी के किनारे है और खोज जो है इसका खोज जो है ऑरेल स्टेइन के द्वारा किया गया था और ये 1927 में एक बार और एक बार 62 में इसका खोज किया गया। अभी जो है पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे पड़ता है।
चलिए बनावली के विषय में जान लीजिए। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे है। आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1973 में इस स्थान का पता लगाया गया और हरियाणा का फतेहाबाद जिला में ये पड़ता है। धौलावीरा के विषय में जान लीजिए। धौलावीरा का जो खोज है वो जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसको खोजा गया और अभी जो है गुजरात जिला के कच्छ में पड़ता है। आप जान लेते हैं हड़प्पाई जो लिपि है उसके विषय में हम जानते हैं। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह है जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबों की गुटकियाँ आदि पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस लिपि का सबसे पुराना नमूना जो है 1853 ईस्वी में मिला था और 1930 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। इसकी लिपि जो पेक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी, तो चित्रात्मक थी। पेक्टोग्राफ जो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र जो है यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं सामाजिक जीवन कैसा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी से प्राप्त जो अवशेष के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। मातृ देवी तथा मुहरों पर अंकित चित्र से पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सनातनात्मक रहा होगा। समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग की मौजूदगी रही होगी। आवास की संरचना समाज की आर्थिक विषमताओं को दर्शाती है। ठीक है, हड़प्पावासी जो है साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष जो है दोनों आभूषण का धारण किया करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूसा मिली है। ठीक है, चहुंदरों से, जैसा कि पीछे भी हमने बताया है कि चहुंदरों से लिपस्टिक के भी साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। सिंधु घाटी के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का हुआ करते होंगे और दोनों प्रकार का भोजन किया करते रहे होंगे। ठीक है, यहाँ के लोग जो है मनोरंजन के लिए चौपार और पासा खेलते थे। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी प्रचलन रहा होगा। देखिए यहाँ कन्फर्म दिया होगा, लेकिन आप ऐसे ही आशा करके मान सकते हैं। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि के जानकारी रखते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज़्यादा थे। ठीक है, श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए राजनीतिक जीवन के विषय में जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन किस प्रकार का है। यह रहा होगा एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और इस पॉइंट आप आशा करके चलिए कि यहाँ से आपको एनसीईआरटी अगर ना भी पढ़ते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में, खास के वैसा एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट कराता है, वहाँ आपको एक भी प्रश्न छूटने का संभावना बहुत कम है। उसे 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम 80% आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। आप वीडियो देखें, उसके बाद आप कोई भी बुक से ऑब्जेक्टिव बनाने का स्वयं प्रयत्न करें तो आपको पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है। ठीक है, राजनीतिक जीवन के विषय में जान लेते हैं।
हड़प्पा वासियों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट जो है आभास नहीं है। चूँकि हड़प्पा वासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित हुआ करते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। ठीक है। हंटर के अनुसार जो है मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक हुआ करता था। व्हीलर मानते हैं कि सिंधु के लोगों का जो शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। ठीक है। अब जानते हैं आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता की उन्नति का मुख्य कारण उन्नत कृषि व्यापार था। अतः इस काल की अर्थव्यवस्था की सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु तक सीमित नहीं रही होगी, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के जो भी देश हैं वहाँ इसके साथ व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो बंदरगाह हैं पीछे भी हमने डिस्कस किया है, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास, पाटन आदि थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में माप का जो सिस्टम था, दशमलव प्रणाली, माप तौल की इकाई जो है संभवतः 16 की इकाई में रहा होगा। ठीक है। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है हड़प्पा वासी को ही जाता है। हड़प्पा वासी सब के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है कि सिंडोन नाम दिया था यूनानियों ने, जिसका मतलब होता है ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित रहे होंगे। देखिए, अब मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो अनार वगैरह का जो डिस्कस है वो आपको पुर्तगालियों के द्वारा मुहैया करा गया, खास के भारत में। ठीक है। नींबू, केला जैसे फसलों से भी परिचित रहे होंगे। चलिए आगे देख लीजिए पॉइंट। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न जो है गेहूं और जौ थे। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, पत्थर एवं कांसे के औजार का उपयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का भी यूज किया करते होंगे। ठीक है। सिंधु नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में होती थी, इसीलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि कार्य जो व्यापार और परिवहन में पशुओं का महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं कुंवर वाले बैल बोलिए या सांड बोलिए, कुंवर वाले बैल या भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर व कुत्ते आदि होने का अनुमान है। ठीक है। कुत्ते आदि होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। ठीक है। आप जानते हैं इसके धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूप में किया करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबूजों के आधार पर जादू टोना में विश्वास करने तथा कुछ जगहों पर मोहर जैसे चहुंदरों में पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा के भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बलि प्रथा उस समय में होता होगा। ठीक है। ये लोग जो है मातृ देवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ को बोला जाता है, लिंग, योनि आदि की पूजा किया करते थे। इसके अलावा सिंधुवासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा किया करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान में होता होगा और सूर्य पूजा भी होता होगा। ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि और स्वास्तिक इस टाइप के पिक्चर को स्वास्तिक बोलते हैं, हिंदू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आदि की पूजा की जाती है। वो स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। चलिए आगे देख लीजिए। सिंधुवासी
पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे, इसीलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। इसके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यापारिक व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही शुरू हो गया था, लेकिन अभी जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अनुसार लगता है कि वैदिक युग से मूर्ति पूजा का प्रचलन स्टार्ट ज़्यादातर हुआ है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आशा करके चलिए कि मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही स्टार्ट हो गया था। हड़प्पा से प्राप्त एक 1 मिनट में कभी कभी पेंसिल वर्क करना छोड़ देता है। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त एक मृग मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जा सकता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के, अब आ जाइए, इम्पोर्टेंट तो जान लिया कि हमने कि सभ्यता का उदय कैसे हुआ, कौन कौन स्थान था, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था। अब उसके पतन, चूँकि पतन हो गया उस सिंधु सभ्यता का, तो उसके पतन के विषय में भी विद्वानों का क्या मत है उसके अध्ययन हम कर लेते हैं। अब यही टॉपिक आपका आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता का डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह इसके पतन के कोई एक उत्तरदायी नहीं था, तो एक कारण नहीं रहा होगा। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतनोन्मुख रही। अंततः 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। पहले नगरीय हुआ करता था, अब बाद में क्या हुआ कि ग्रामीण सभ्यता में ये पहुंच गया। पतन से संबंधित कुछ विद्वानों का क्या मत है वो देख लेते हैं। विद्वान है गार्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर। ये मानते हैं बरहा एवं आर्यों की जो आक्रमण हुआ उससे इस सभ्यता का अंत हो गया। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं SR राव के द्वारा कहा गया कि ये बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया। और ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, इनके द्वारा कहा गया कि ये जलवायु परिवर्तन हुआ वहाँ के वातावरण में, जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। MR साहनी के द्वारा कहा गया कि भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन के द्वारा इस सभ्यता का अंत होगा। और जॉन मार्शल जो है प्रभारी भी रहे, उनके द्वारा कहा गया कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई, इसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। KUR कैनेडी के द्वारा प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया या कोई बड़ा महामारी फैल गया होगा, जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। अब जान लेते हैं लास्ट में सिंधु सभ्यता की देन जो है क्या क्या। सिंधु सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही। इसके कुछ उदाहरण हैं: दशमलव पत्ती पर आधारित मापतोल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़क एवं नालियों जो बनाने की व्यवस्था है, बहुदेववाद का प्रचलन, बहुदेव मतलब बहुत सारा भगवान को मानना, मृत मात्र देवी की पूजा करना, प्राकृतिक पूजा करना। जैसा जानते हैं कि प्राकृतिक का जैसे पेड़ पौधा, सूर्य वगैरह का पूजा हम आज भी करते हैं। शिव पूजा आदि भी करते हैं। लिंग एवं योनि पूजा, यौन का और योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का उपयोग, आभूषण का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था। बहुफसली मतलब एक ही खेत में डिफरेंट टाइप का फसल उपजाना डिफरेंट मौसम में। ठीक है, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मुहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बढ़ा व्यापार इत्यादि। ठीक है, ये सब इसका ही देन है सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है और पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। ठीक है, तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता। इसका फर्स्ट क्लास जो है डे फर्स्ट हमने पहले ही बता दिया। आज डे सेकेंड में जो लास्ट में कुछ पॉइंट बचा उसका डिस्कस हम कर लिए हैं। और इससे पीछे के क्लास में हमने जो PSC लेवल तक का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, खास के GS जनरल स्टडी के लिए
चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, उसका भी डिस्कस हम कर लिए हैं और एक सीरीज चला रहे हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा और फ़ायदा हो रहा होगा। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से वैदिक सभ्यता का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।